एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर। तो दोस्तों, आज हम लोगों की पहली क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की। कल क्लासेस नहीं हो पाई ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम बेल्ट से होंगे और कुछ सीबीएसई होंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसके बेसिक्स आप लोग को क्लियर होने चाहिए। तो देखिए, अगर हम किसी लैंग्वेज की बात करें, वेरी फर्स्ट अगर भाषा की बात करें तो पहला पॉइंट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि द स्मॉलेस्ट यूनिट of any language is sound। सबसे पहली बात आपको जानना जरूरी है कि अगर हम किसी भाषा की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है किसी भाषा की वो होता है उसका साउंड। क्योंकि अगर साउंड, सब लोग देखो, कई बार ये क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम्स में बना है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज वर्ड, लेटर, सेंटेंस और साउंड। तो अगर मुझे एक्स बोलना है, क्या बोलना है? एक्स। तो एक्स अगर हम बोल रहे हैं तो देखो इसमें कितने साउंड चल रहे हैं। ए का साउंड आप देख रहे होंगे, क का साउंड देख रहे होंगे और स का साउंड देख रहे होंगे। तो जब हम साउंड्स को मिलाते हैं तो अपने पास बनता है एक लेटर। क्या बनता है? लेटर। अब जैसे हमें लिखना है वाई, हम लोगों ने लिखा वाई, तो जब आप इसे लिखोगे व फिर इस तरीके से वाई, तो यहाँ पे जो साउंड बन रहा है वाई को लिखने में वो व का और ई का साउंड हमारा मिक्स हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भाषा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो लेटर ना होकर आपका आंसर क्या होना चाहिए? साउंड। दूसरी बात, जब हम साउंड्स को मिलाते हैं, साउंड्स को मिलाकर हम लोग बनाते हैं लेटर्स। लेटर में जैसे कोई भी लेटर आपने बोल दिया ए बी सी, कोई भी लेटर, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी आएगा हमारा साउंड के बाद लेटर। लेटर्स की बात अगर हम करें तो लेटर्स में आप लोगों को पता होगा कि लेटर्स को जनरली दो जगह डिवीजन मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहले वॉल्स और दूसरे हम लोगों के होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स में आपके पास पता होगा 5 वॉल्स होते हैं। सेकंड, इसमें अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो टोटल 26 जो अपने पास में लेटर हैं, 26 लेटर में 5 हमारे वॉल हैं, जिसमें रिमेनिंग 21 अपने कॉन्सोनेंट्स, जिनको वॉल्स को हम बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन। ओके, अब देखिए लेटर के बारे में आपको पता होगा। लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल परेशानी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को समझने में। एक एक चीज को बहुत ही डीप समझेंगे, आराम से समझेंगे, बहुत इजी क्लासेस रखेंगे पहले, उसके बाद में आप लोगों का लेवल धीरे 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 इंक्रीज करते चलेंगे। तो लेटर, तो आई होप सो यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि लेटर जो 26 हैं उनको डिवाइड किया गया है वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स में। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं लिखना है मत लिखिए। अगर हम इनके साउंड्स की बात करें तो 5 वॉल्स के जो साउंड होते हैं, 5 वॉल के 20 साउंड्स हैं। जब हम फोनेटिक्स पढ़ेंगे, जो रीड में आता है वो भी टॉपिक में आपको पढ़ा होगा, जब हम वॉल्स को पढ़ें तो वॉल्स के 5 वॉल के साउंड कितने पूछता है? 20, जिनको मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स में अलग अलग सेपरेशन डिवीजन दिया गया है। 21 कॉन्सोनेंट्स के 24 साउंड्स होते हैं। कितने साउंड? 24। तो अगर आपसे कभी किसी एग्जाम में ये पूछ ले कि बताइए वॉल स्वर के कितने साउंड हैं, तो 20 आंसर जाएगा। और अगर ये पूछे कॉन्सोनेंट्स के कितने साउंड हैं, तो 21
21 कॉन्सोनेंट, देखो अगर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पूछ रहा है 21 है, साउंड पूछे तो क्या बताना है 24। अगर आपसे ये पूछता है कि टोटल साउंड्स कितने हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए 44 साउंड्स, राइट। तो यहां तक बात कुछ थोड़ी बहुत समझ में आए भाई। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो साउंड बन गया है, लेटर, ओके, टोटल मिला के 26। अब देखिए अगली बात समझते हैं अल्फाबेट। अगर कोई आपसे ये पूछे अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अगर हम पूछ लेते हैं वर्णमाला कितनी है तो वो लेटर बताते हैं, तो आपको ये समझना है वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला। एक वर्णमाला टोटल मिला के इंग्लिश में कितनी वर्णमालाएं हैं 1। इसके अंदर वर्णमाला के अंदर आते हैं आपके लेटर। ये मत समझना कि वर्ण, देखो वर्ण अलग है और अक्षर अलग है, ओके। वर्णमाला वर्णों की माला यानी कि मान के चलिए माला है अपने पास एक, उसके अंदर 26 अलग अलग वर्ण डाले गए हैं, तो माला तो एक ही रहेगी, ओके। मान के चलो एक माला में 26 मोती हैं, तो मोतियों की संख्या, मोती बनेंगे अपने कौन लेटर, और जो माला है वो कितनी है अपनी 1, ओके गाइस। तो आप समझ गए होंगे कि भैया अल्फाबेट जो होता है वो कितने होते हैं 1। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अल्फाबेट को टोटल कितने अल्फाबेट है तो आपको बताना है 1, और पूछे लेटर कितने हैं तो बताना है 26। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है साउंड है, साउंड से मिलकर हमारा क्या बनता है लेटर। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पता होगा कि जब हम लेटर बना लेते हैं तो किसी भी लेटर के अंदर एक चीज आती है जिसे बोलते हैं हम सिलेबल्स, ओके। क्या बोला जाता है सिलेबल्स। सिलेबल्स की अगर हम बात करें तो सिलेबल्स जो होता है वो माना जाता है किसी भी शब्द का खंड, हिंदी में बोलते हैं शब्द खंड। इट मींस किसी भी आप वर्ड को, किसी भी वर्ड को जब आप बोलते हैं, किसी लेटर को बोलते हैं तो वो कितनी बार में बोला जा रहा है उसे हम बोलते हैं सिलेबल्स। सिलेबल्स का मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि मात्राएं, एक तरीके से आप ये मान सकते हो। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा कैट, ओके, तो आपने कैट वर्ड को एक बार में साउंड किया, पूरे वर्ड को क से लेकर ट के बीच में हम रुके नहीं। जब हम किसी शब्द को बोलने में नहीं रुकते हैं तो उसे बोलते हैं मोनोसिलेबल। मोनो का मतलब जानते होंगे 1, मोनोसिलेबल, ओके। जैसे बोला जाए रैट, बैट, मैट, हम बीच में कहीं नहीं रुक रहे। जब हम रुकते नहीं हैं तो उन सब को हम क्या बोलेंगे मोनोसिलेबल। मोनो का मतलब होता है 1, कितना 1। सेकंड सिलेबल्स में, अब इससे आगे अगर हम चलें, किसी वर्ड को हम 2 बार में बोल पा रहे हैं तो उसे बोलेंगे क्या हम बाइसिलेबल, ओके। जैसे मैंने आपसे एक वर्ड बोला फादर, अब देखिए फादर बोलने में हम रुके कहां फा पे, फिर इसको बोला है हमने, तो इसमें हम कितनी बार रुक रहे हैं, एक बार बीच में रुक रहे हैं, तो इसमें 2 सिलेबल बन गए। 2 सिलेबल बन गए तो इसको बोल दीजिए बाइसिलेबल। बात समझ रहे हैं। तो जब हम इस तरह से किसी वर्ड को बोलने में कितनी बार रुक रहे हैं उसको क्या बोलेंगे आप सिलेबल्स। सिलेबल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे शब्द खंड। इस तरह से अब आप देखो गैस करना कि इसको हम कितने बार में बोल रहे हैं, एक से ज्यादा सिलेबल में। इंटेलिजेंट, तो देखो इंटेलिजेंट को जब आप पढ़ोगे तो आप क्या बोलोगे, इंटेलिजेंट, ओके। इंटेलिजेंट को हम 3 बार में पढ़ रहे हैं, ओके, इंटेलिजेंट, ओके। तो कितना बन गया ट्राइसिलेबल। तो इस तरीके से किसी वर्ड को जब आप बोलते हैं तो उसे कितनी बार में बोल रहे हैं उसे क्या बोला जाता है सिलेबल। हाँ जी दोस्तों, यहां तक किसी को कोई डाउट, आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, यहां तक बातें हम लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो चलिए भाई, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई समस्या आती है समझने में, या कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7835856156। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है।
मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि सर इस पॉइंट को दोबारा समझा दीजिए, तो आपको दूसरी क्लास में दोबारा बता दिया जाएगा। ओके, देखो चलेंगे हम स्लो, लेकिन चलेंगे परफेक्ट तरीके से, जिससे आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई सभी बहन भाइयों ने। ओके, तो इसको हटाते हैं और फिर अगली बात पे चलते हैं। ओहो, तो ज़्यादा ही ब्लैकिश। कुछ दिन की बात है दोस्तों, फिर एप्लीकेशन पे क्लासेस होंगी, तो वहाँ आप टेंशन ना लीजिए। अभी आप बोर्ड पे इतना ध्यान ना देके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो। चलिए तो आगे अब देखते हैं, इससे आगे की बात है। तो अभी हम सिलेबल तक पहुंच चुके हैं कि सिलेबल हमारे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आइए, इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 6, तो आता है अपना वर्ड। वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड मीन्स होता है शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक मिनट, ऑफ लेटर्स which gives a sense। अक्षरों का एक ऐसा समूह जो आपको एक सेंस दे, यानी कि जिसका एक अर्थ निकले, कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम बोलते हैं वर्ड। अब आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैंने ये लिख दिया OCW, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। मैंने बोल दिया WCO, कोई वर्ड का सेंस निकले। जनरली हम अगर अक्षरों को कहीं भी रख देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक वर्ड बनाए। वर्ड में आना चाहिए जिसका कुछ एक अर्थ निकले। जैसे अगर मैं इसी को ये लिख दूं COW, तो आप समझ जाएंगे COW का। ओके, अब कोई भी वर्ड आप उठाइए, जैसे मैंने ये लिख दिया ATC। ओके, हाँ, किसी कंपनी का नाम वगैरह हो सकता है, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है। तो अगर हम इसको बोले, तो आपने ये बोला, देखो CAT कैट बोल दिया, ACT एक्ट बोल दिया, एक्ट का मीन्स कार्य। ओके, तो कुछ जब मीनिंग निकले, इन दोनों को आप बोलेंगे वर्ड, जबकि ये हमारे कोई वर्ड नहीं माने जाएंगे, ये वर्ड्स नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आई भाई, वर्ड क्या होता है। ओके, वर्ड्स को कर लोगे, यानी कोई भी एक ऐसा सेंस आना चाहिए आपके सामने। अब वर्ड्स के अलावा अगली चीज हम सीखते हैं नंबर 7, सेंटेंस। सेंटेंसेस की बात करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? देखिए, सेंटेंस की बात करें तो आप सबको डेफिनेशन पता होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो, अगर आपसे ग्रुप ऑफ लेटर्स पूछ रहा है तो आंसर क्या जाएगा? वर्ड। अगर आपसे ये पूछ रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। राइट गाइस? यानी कि शब्दों का एक समूह जिसका एक कोई कंप्लीट सेंस आता है, उसे बोलते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? वाक्य। ओके, जैसे मैं आप लोगों से ये बोलूं कि आई एम राइटिंग अ न्यू बुक। ओके, तो इसको हम बोलेंगे अपना सिंपल एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस में क्या होता है, जनरली हम किसी भी सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस को बनाने के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो आपको डिटेल में सिखाएंगे जब सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सेंटेंस जनरली वो होता है जिसका एक अर्थ निकलता है, उसे क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस। इसके बाद
अगली चीज होती है जिसे आप बोलते हैं फ्रेज। देखो, एक हो गया वाक्य जो अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक होता है फ्रेज। जो फ्रेज वर्ड है, इस फ्रेज वर्ड को जब आप बोलते हैं तो इसे बोलते हैं वाक्य खंड। वाक्य खंड, और खंड का मतलब होता है पार्ट। पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ओके, देखिए, अ ग्रुप ऑफ words, okay, which gives a sense, जिससे एक सेंस तो मिले, but not complete, but not complete sense। सेंस जो मिलेगा आपको वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। सेंस तो मिलेगा, आप ये मत कहना कि सेंस नहीं मिलेगा, सेंस तो मिलेगा आपको, समझ तो आएगा कि क्या चल रहा है, लेकिन वो पूर्ण अर्थ नहीं रखते, उन्हें बोलते हैं। और दूसरी बात ये समझना, जो फ्रेज है वो सेंटेंस का पार्ट है। फ्रेज सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं, मैंने बोला कि he was standing at the door। तो यहां पे देखो, अगर मैं एट द डोर को अंडरलाइन करूं तो ये शब्दों का एक समूह है। लेकिन एट द डोर, हाँ दरवाजे पर, ये तो हमें समझ में आ रहा है, बात हो रही है दरवाजे पर। लेकिन कोई भी सेंटेंस जो अपना पूर्ण अर्थ नहीं रखता, ये एक सेंटेंस आप नहीं बोल सकते। जैसे आपने बोला ऑन द ग्राउंड, ओके, बात समझ तो जाएंगे हम कि भैया ग्राउंड पर है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए एटलीस्ट हमें वर्ब चाहिए होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ओके, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो मैंडेटरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होता है हमारा वर्ब। ओके, तो विदाउट वर्ब, जनरली यू ऑल नो अबाउट इट, विदाउट वर्ब वी कांट इमेजिन एनी सेंटेंस। तो देखिए, वर्ड क्या होता है ये आप समझ गए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a sense। सेंटेंस क्या होता है, आई होप ये भी बात समझ गए होंगे, जो एक कंप्लीट सेंस रखता है अपना। एंड थर्ड वन, फ्रेज। फ्रेज जो होता है वो सेंस रखता है लेकिन पूरी तरीके से सेंस नहीं रखता। आप समझ सकते हैं लेकिन वो एक सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ओके गाइस, तो देखिए एक बार जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलो, एकदम बढ़िया नोट्स होने चाहिए। जीरो लेवल से चल रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं, कोई कुछ भी बिल्कुल टफ स्टार्ट नहीं किया है। एक दो क्लासेस अपनी बेसिक्स रहेंगी, बेसिक्स के बाद में फिर हम लोग अपने मेन मेजर टॉपिक्स हैं उन पर आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। इसको क्लीन करते हैं। देखिए, अब अगली चीज बेसिक्स में हम लोग सीखते हैं, 8 पॉइंट तक हम लोग सीख गए हैं, तो आते हैं 9th पॉइंट पर। 9th पॉइंट अपना है क्लॉजेस, और क्लॉजेस को आप हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। अब देखो, एक होता है वाक्य, एक होता है उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब होता है कि वो सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर हो, यानी कि जब क्लॉजेस पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बाय यूजिंग, एक पढ़ेंगे अपना प्रिंसिपल क्लॉज, और एक हमें पढ़ना है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्लॉजेस में आपको मैं सिखाऊंगा। अभी सिंपल आप ये समझ लीजिए कि उपवाक्य होता क्या है, एक ऐसा सेंटेंस जो अपना सेंस देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है,
उसे बोलते हैं हम उपवाक्य। और दूसरी बात, उपवाक्य जितने भी होते हैं उनके अंदर किसी ना किसी कोई ना कोई अपना कंजंक्शन लगा होता है, कंजंक्शन और फिर सेंटेंस। यानी कि कंजंक्शन, जिस पार्ट में कंजंक्शन हमारा ऐड होता है वही पार्ट हमारा जनरली क्लॉज बनता है। और वो जो क्लॉज बनेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं वो तीन होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ये तीन तरह के क्लॉजेस होते हैं अपने। तो कंजंक्शन आपको बस अभी सिंपल ये समझना है, जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा है वो वाला पार्ट हमारा क्या बनेगा, क्लॉज। और जो क्लॉज बनेगा वो इन तीन में से बनेगा, या तो नाउन क्लॉज होगा, या एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या एडवर्ब क्लॉज होगा। इज द फाइनल। अब देखो, जैसे मैं आपसे ये बोलूं, ही सेड दैट द सन rises in the east। सिंपल सा एक सेंटेंस हमने लिखा। अब देखो यहां पे आप अगर नोटिस करें, वी हैव टू सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन ही सेड, ओके। सेकंड दैट से जुड़ रहा है। अब देखो दैट जो कंजंक्शन मानेंगे हम, वो सेकंड वाले पार्ट में ऐड है, इसको फर्स्ट पार्ट में आप ऐड नहीं करेंगे। तो कंजंक्शन के साथ जो पार्ट हमारा ऐड होता है वो हमारे इन तीन में से कोई एक क्लॉज होता है। तो यहां पे आप बात समझिए कि जो क्लॉज है वो हमारा क्या बना, ये, इसे बोलेंगे हम क्लॉज। और क्लॉज में भी इन तीनों में से होगा, ओके। अब ये जनरली आपको अभी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाऊंगा कि ये एक नाउन क्लॉज है। ये कैसे बना नाउन क्लॉज, ये क्लॉजेस में पढ़ाएंगे दोस्तों, ओके। अगर समझ सकते हो तो मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं आपको, अगर आप समझ पाओ। किसी भी सेंटेंस के वर्ब से अगर हम ये पूछें क्या, किसी भी सेंटेंस के वर्ब से हम ये पूछें क्या, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा एक नाउन क्लॉज होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं ही सेड, उसने कहा, मैंने पूछा क्या कहा, तो क्या कहा, जो कहा गया स्टेटमेंट है वो ये है, ओके। तो जो वर्ब से, वर्ब में क्या लगाने पर जो आपका आंसर आता है वो हमारा हमेशा क्या बनेगा, नाउन क्लॉज। सेकंड समझिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। शी आस्क्ड मी, ओके, व्हाई यू केम लेट। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। अब देखिए दो सेंटेंसेस हैं अपने पास, सिंपली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एज अ कंजंक्शन अपना यूज हो गया। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लॉज बनेगा। जब ये वाला पार्ट क्लॉज बनेगा, अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई नाउन क्लॉज को ढूंढने कैसे। तो नाउन क्लॉज को ढूंढने का सिंपल सोबर एक ही फंडा है कि आप क्या करें, वर्ब में जो वर्ब दे रखा है वर्ब में लगाएं क्या। मैंने पूछा, उसने मुझसे पूछा। अब देखो ध्यान देना, उसने मुझसे पूछा, मैं वर्ब में क्या लगा रहा हूं, क्या पूछा। तो क्या पूछने का जो आंसर आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये। तो जो भी हमें क्या लगाने पर किसी वर्ब में आंसर मिल जाए, दैट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज, ओके। तो दोस्तों अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएंगे तो टेंशन मत लेना। ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉजेस कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं, ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, उन सबको मैं आपको डिटेल में एक एक चीज, छोटी से छोटी बारीकी चीज सिखाऊंगा। ऐसा सिखाया जाएगा आपको कि गलती से भी आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना, कभी भी गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें। अब ये बताएं यहां तक बात हमारी क्लियर है या नहीं है, यहां तक, ओके। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए तो वेरी गुड। तो बात दोस्तों
दोस्तों अगर समझ आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करना, करो मत करो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लाइक करने के लिए हम किसी के संग में जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते भाई। करना है करो, डिसलाइक करके जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए आप लोगों को। ओके गाइज, यहाँ तक देखो बेसिक चल रहा है, बेसिक अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को बेसिक समझ में आ रहा हो आराम से समझें, एक बार नहीं 2 बार देखें। कोई भी अगर कहीं समस्या हो तो एक बार जरूर पूछें। तो चलिए अब देखिए, अब सीखते हैं आज हम सेंटेंसेस को। ठीक है जी। तो सेंटेंसेस की अभी तक जब हम बात कर रहे थे तो सेंटेंसेस में हमने क्या बोला था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, शब्दों का एक समूह जो देता है अ कंप्लीट सेंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। नेक्स्ट समझिए, सेंटेंस के अगर हम देखते हैं कि भाई आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये बताइए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि भाई कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस, तो आप सिंपली बोलिएगा 5 काइंड्स। कुछ बुक्स में अभी भी अपग्रेड नहीं है। एक आप अगर रैन मार्टिन में देखें तो रैन मार्टिन में भी 4 टाइप्स के रखे हैं, और एक बुक आती है मिस्टर बीबी जैन की, उसमें भी 4 टाइप्स के रखे हैं। तो कंफ्यूज ना हो, ओवरऑल आप लोगों से 5 काइंड्स के हमारे होते हैं सेंटेंसेस। तो 5 काइंड्स के सेंटेंसेस में जो पहला सेंटेंस आता है वो उसे हम बोलते हैं असर्टिव। असर्टिव को ही कुछ एग्जाम्स में नाम देता है डिक्लेरेटिव। अगर वो डिक्लेरेटिव नहीं दे रहा है तो उसके पास तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट। इन तीनों नाम से पहला हमारा सेंटेंस है जिसे बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। ओके, तो देखो असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जब हम जाते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में कंफ्यूज नहीं होंगे, हम पढ़ते हैं एक तो अपना पॉजिटिव और दूसरा हमारा आता है नेगेटिव। पॉजिटिव को ही आप बोल सकते हैं अफर्मेटिव। क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव। तो इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, असर्टिव में पॉजिटिव भी आता है अफर्मेटिव भी आता है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेटिव को हिंदी में बोल देते हैं स्वीकारात्मक और नेगेटिव को बोल देते हैं नकारात्मक। तो यहाँ देखिए, असर्टिव में डिक्लेरेटिव वो बोल सकता है ऑप्शन में, डिक्लेरेटिव ना बोले तो स्टेटमेंट बोल सकता है, घबराएंगे नहीं, तीनों का मतलब एक ही है। असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं आई लाइक क्रिकेट, या बोल दिया जाए आई डोंट लाइक क्रिकेट, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव और सेकंड वाले को बोलेंगे नेगेटिव, लेकिन दोनों ही हमारे असर्टिव हैं। असर्टिव ऑप्शन में नहीं देगा तो फिर डिक्लेरेटिव देगा, डिक्लेरेटिव नहीं देगा तो स्टेटमेंट देगा। सेकंड ये समझें, असर्टिव जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनका जो अंत है वो हमेशा फुल स्टॉप से होगा। किससे होगा, फुल स्टॉप से। और सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो किससे चल रही होगी, सब्जेक्ट से। ओके, सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। ये अपना एक सिंपल पैटर्न पे काम करते हैं, इनको बोलते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव। सेकंड आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को 2 जगह डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है,
और इनके बाद आता है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर लगाते हैं मेन वर्ब और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव का फर्स्ट इंटरोगेटिव जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगी हो तो इस हेल्पिंग वर्ब की हिंदी निकलती है क्या? ओके, इनको बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपसे अगर ये पूछूं, डू यू लाइक क्रिकेट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर आप गौर से देखें तो हम इसका मीनिंग क्या है, क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं? तो जो डू है इसका आंसर क्या जा रहा है, क्या। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स किस में दे सकते हैं, यस या नो में, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरोगेटिव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे ये बोलूं, हैव यू टेकन योर मील, क्या आपने अपना भोजन कर लिया? क्या खाना खा लिया? योर, ओके, योर मील, क्या आपने अपना भोजन कर लिया? तो इस सेंटेंस में इसका मीन्स क्या बन रहा है, क्या। तो कुछ लोग तो भाई खाना वाना खा लिए होंगे, कुछ वेटिंग में क्लास के बाद खाएंगे, तो चलिए हम लोग भी क्लास के बाद ही खाएंगे। तो हैव यू टेकन योर मील, राइट। तो ये हमारे इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरे होते हैं वो सेंटेंसेस जिनको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं WH वर्ड्स वाले। जो सेंटेंसेस होते हैं अपने WH वाले जो वर्ड्स होते हैं, इनके अंदर आपको डिटेल बतानी पड़ती है, यस नो से काम नहीं चलेगा। इसमें आप लगाते हैं WH फैमिली के वर्ड्स को, जैसे why, where, when, which, इस तरीके से how much, how many, what, they all are। how much, how many, ओके। इसके अलावा what, तो जितने भी जिनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब। इसका जो पैटर्न है वो देखो, क्वेश्चन वर्ड वाले का जो पैटर्न बनता है, क्वेश्चन वर्ड का जो पैटर्न बनता है वो इस तरीके से पैटर्न आप बनाते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड, फिर लगाना है अपने को हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आता है दोस्तों मेन वर्ब, इसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न है। सब्जेक्ट से ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क अगर लग गया है तो सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन एरर में भी बन जाता है आप लोगों से। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, व्हाई डिड यू गो देयर, अब देखो इसको ना डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। आप डबल इंटरोगेटिव बोलने का कारण ये है कि इसमें देखो एक तो ये सबसे पहले आ रहा है व्हाई, ये क्वेश्चन बना रहा है, और डिड जब पहले लगा हुआ हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बताता है, तो इस तरीके से इसको डबल इंटरोगेटिव नाम भी दिया गया है। तो व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसको बोल देते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंसेस में दोस्तों कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। पहला काइंड क्या है, असर्टिव, असर्टिव को ही क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव को ही क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। फिर आता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक में 2 तरीके की, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जिसका मीन्स निकलता है क्या में। WH फैमिली वाले, उनके लिए आपको डिटेल देनी है, यस नो से काम नहीं चलने वाला अपना। अगर मैं आपसे ये बोलूं वेयर डू यू लिव, तो क्या आप ये बोलोगे यस सर, भाई आपको बताना पड़ेगा कौन सी जगह से हैं आप, ओके, मथुरा से हैं, आगरा से हैं, हाथरस से हैं, अलीगढ़ से हैं, कहाँ से हैं। तो व्हाई डिड यू गो देयर, इसका आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों गए। आप सिंपली यस नो में आंसर नहीं कर सकते। अगर मैं आप लोगों से बोलूं जैसे डू यू लाइक हिम, तो आप बोल देंगे यस या नो, लेकिन इसमें व्हाई डू यू लाइक हिम अगर हम ये बोल देते हैं तो फिर आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भैया ही और शी कैसा है,
उसके बारे में डिटेल बताना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि व्हाई डू यू लाइक हर, आपने बोला शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल, जो भी आप कारण बताना चाहते हैं। जैसे व्हाई डू यू हेट हिम, बिकॉज ही इज डल, ही इज पुअर, ओके, ही इज लेजी, ही इज इनएक्टिव, स्लगिश, व्हाटएवर यू वांट। तो वो सारी चीजें हमारी क्या बनती हैं, क्वेश्चन है, राइट मेरे दोस्तों। फटाफट से इसे एक बार स्क्रीनशॉट लें। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या? चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थोड़ी तबीयत ऐसे ही चल रही है अभी, कल अचानक से। भाई ठंड में बच के रहें आप सब, ज़्यादा घूमना वूमना नहीं है, ठीक है। न्यू ईयर है, हर साल आती है, थोड़ा बहुत एंजॉय करें, बाकी का मेन फोकस अपनी स्टडी पर करें। अभी स्टार्ट, अभी और चल रहा है, इसके आगे के सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखिए, असर्टिव एंड इंटररोगेटिव। नेक्स्ट, असर्टिव और इंटररोगेटिव को पढ़ने के बाद अब थर्ड आते हैं हम, जिसे बोलते हैं हम इंपैरेटिव। राइट, क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक, या प्रार्थना सूचक। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हम किसी को एडवाइस करें, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या नॉर्मली किसी को ऑर्डर करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंसेस की खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ऑलवेज हिडन होता है, सब्जेक्ट ऑलवेज हिडन, और जो हिडन होगा वो 100% यू होता है। क्योंकि जब बात इंसान करेगा किसी से तो सामने वाले को ही ऑर्डर करेगा, सामने वाले से ही रिक्वेस्ट करेगा, सामने वाले को ही सलाह देगा। जैसे मैं आपको सलाह देता रहता हूँ कि भाई पढ़ लो, तो आप मेरे सामने हो, इसलिए मैं आपको सलाह देता रहता हूँ। तो हमेशा हिडन कौन रहता है, यू। इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, आप सब्जेक्ट लगाएं, सॉरी नो सब्जेक्ट, आप वर्ब लगाएं और वर्ब के बाद लगा दें ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल। ऐसे आप वर्ड्स लगा सकते हैं जो रिक्वेस्ट दिखाएं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट हिडन होगा। जैसे अगर डायरेक्ट ऐसा हो सकता है, कई बार हमें वर्ब से ना मिले सेंटेंस, एडवर्ब से मिल जाए, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। बस इतना देख लेना कि उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे आपसे ये बोल दिया जाए गो देयर, वहां जाइए, सिट हियर, यहां बैठिए, ओके, कम हियर, यहां आइए। तो इस तरीके देखो, ये गो, सिट, कम हमेशा का हमारा क्या है, ये वर्ब्स हैं। एक और खास बात, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म आईएनजी नहीं लगाएंगे, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसको थोड़ा अगर रिस्पेक्ट में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज गो देयर, ओके, काइंडली सिट हियर। थोड़ा तमीज से बोल देते हैं किसी को, जैसे बोल दिया जाए मैडम कम हियर, ओके, मैडम इधर आइए। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट के मोड में बोल देते हैं तो उनको ये सब हमारे एडवर्ब की तरह काम करेंगे। किस तरह से काम करेंगे, एज एन एडवर्ब। तो इस तरीके से ये बन गया अपना इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा डोंट लगाते हैं। इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना पड़े कभी तो ऑलवेज आप लगाएंगे डोंट,
या डू नॉट। ओके, डोंट का शॉर्ट फॉर्म डू नॉट, और जो हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, सुपर टेट में सॉरी सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि हेल्पिंग वर्ब के शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स अपने क्या होते हैं। अब देखिए, डोंट हो गया, डू नॉट का शॉर्ट डजंट। अब जैसे ही हम बोलते हैं इज नॉट का शॉर्ट क्या हो जाएगा, इजंट। तो ये अपना इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो अगर इंपेरेटिव का नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें डू नॉट लगाओ, डोंट लगाओ, या डू नॉट लगाओ या डोंट लगाओ। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव बन गया। कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आप लोगों को डज नॉट नहीं लगाना, डिड नॉट नहीं लगाना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो है डू नॉट और डू नॉट या डोंट। एक चीज समझिए, इसके अपार्ट फ्रॉम एक और बात हम समझते हैं। देखिए, नेगेटिव आपने बना दिया, नेगेटिव के बाद एक चीज समझने वाली और है अपनी, कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट लगा देंगे पहले और फिर डू नॉट लगा देंगे तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव इंपेरेटिव है, तो ऑप्शन में अगर नेगेटिव इंपेरेटिव ना हो तो केवल इंपेरेटिव होगा, तो घबराना नहीं, इसको नेगेटिव मत लगा के आना आंसर, इसका आंसर क्या जाएगा, इंपेरेटिव। सेकंड ये समझिए, इसके बाद अब इसमें डज नॉट हम क्यों नहीं लगा रहे। डज नॉट लगाने के पीछे रीजन ये है, क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हिडन कौन सा है, यू। और आपको पता होगा यू को हम प्लेरिटी में लेते हैं, जब प्लेरिटी में ले रहे हैं आप, तो यू के सिंह में हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज डू नॉट इन प्लेस ऑफ डज नॉट और एनी अदर वर्ब। इज इट क्लियर? यहां तक भाई बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? आई होप नहीं होगी। कर लीजिए नोट एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और एक बेहतर नोट्स बनाइएगा। अब ये मत कहना मुझसे कि सर हम क्लास में नहीं आए थे, घूमने गए थे। अब ये आपकी सारी वीडियो सेव रहेंगी। आज अगर क्लास मिस हो रही है तो कभी भी देखें घर पर और उसको नोट्स बनाएं, प्रॉपर आपके एक नोट्स होने चाहिए। कहीं हद तक 99% बात गर्ल्स स्टूडेंट तो मान जाते हैं कि हाँ उनके नोट्स 4 तरह के पेन और बढ़िया एकदम सुंदर हैंड राइटिंग के साथ। लेकिन भैया हमारे जो लड़के हैं वो तो नहीं सुधरते। वही एक नोटबुक, उसी में सब मिक्स, हिस्ट्री में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैथ्स, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक अच्छा सा जरूर बना लें। साल की शुरुआत में तो कर ही सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनिंग जब होता है किसी ईयर का, तो हम लोगों के अंदर जोश बहुत होता है, तो उस समय तो हम ये काम कर ही सकते हैं। स्टार्टिंग तो उतनी अच्छी रखो, बाकी एंडिंग भगवान के ऊपर है, क्या चलता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो 3 सेंटेंसेस अपने हो गए आज अभी तक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है जी, जिसे बोलते हैं आप नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम किसी से विश करते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं। ओके, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं एक दूसरे को विश, ब्लेस, किसी के लिए प्रे करो या किसी के लिए कर्ज यानी कि श्राप, नेगेटिव वर्ड्स बोलना, है ना, इसे बोलते हैं श्राप। ये होता है प्रार्थना, ब्लेस जानते होंगे आशीर्वाद, है ना, विश मतलब कामना, कोई इच्छा करना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव को अगर हिंदी में देखें तो इसे बोलते हैं इच्छा सूचक
वाक्य। स्पेशली जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं पर्सनली, वो आज पहली बार इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे शायद कि मैं जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसकी साथ साथ हिंदी भी आप लोगों को बताता चल रहा हूँ। जनरली मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन उसके पीछे रीज़न है कि स्टूडेंट्स का मेरे पास स्पेशली कॉल आया कि सर कुछ क्या प्रॉपर आप इंग्लिश में क्लासेस देंगे या हिंदी को भी ऐड करोगे। मैंने कहा बिल्कुल हिंदी को ऐड कर देंगे अगर आप लोग करें तो। उनके विशेष रिक्वेस्ट पर थोड़ा हिंदी में भी लेकर चलेंगे, है ना। तो आप चिंता ना करें, जैसे समझना है ऑप्टेटिव को ऑप्टेटिव मान के चलो, जिसके अंदर हम विश, ब्लेस, प्रे और कर्ज करते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, भारत के किसी भी कोने से हैं आप, ओके, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप लोगों को ये, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला कि आई ब्लैंक अ टीचर, आई ब्लैंक अ टीचर, ऑप्शन में लिख दिया मैंने इज, एम, आर। अगर आपको दोस्तों इतना भी नहीं पता है कि यहाँ एम लगाया जाएगा तो भी आप टेंशन ना लें, पवन सेंगर की गारंटी है कि आपको मैं सिखा के रहूंगा, ओके, एट एनी कॉस्ट, एट एनी प्राइस। तो आप चिंता ना करें, सीख जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो देखिए जी, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की खास बात होती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड्स जो होते हैं, अंत इनका जब होता है वो एंड होता है फुल स्टॉप पर। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑप्टेटिव में भी एक्सक्लेमेटरी को इंक्लूड कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें फीलिंग आती है कि यार ये ना साइन लगा, यार ये तो एक्सक्लेमेटरी का है, ये यहाँ कहाँ से आ जाएगा। तो आप ये बिल्कुल क्लियर रखें कि एंडिंग किससे करनी है, फुल स्टॉप से। तो इसके अंदर देखो ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप से एंड होगा। सेंटेंस के अंदर आप या तो विश कर रहे होंगे, या ब्लेस कर रहे होंगे, या प्रे कर रहे होंगे, या कर्ज कर रहे होंगे। जैसे आपने किसी को ये बोला, मे यू लिव लॉन्ग, सिंपल सेंटेंस है, ईश्वर करे आप लंबी आयु जिए, और ये लगा दिया साइन। तो ये जो साइन है एग्जैक्टली लगाना ये बिल्कुल गलत है, इसको हटाकर हमें क्या लगाना है, स्टॉप। आपको ये देखना है, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप लंबी आयु जिए, तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में तो दिखाते हैं सडन फीलिंग। किसी को जल्दबाजी में थोड़ा ना बोलोगे आप लोग ओ भगवान करे आप लंबी आयु जिए, नहीं भाई साहब, ये पैटर्न बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपली बोलना है कि ईश्वर करे, आप ब्लेस कर रहे हैं उसे, उसके लिए प्रे कर रहे हैं, लिव लॉन्ग। तो ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये विस्मयादिबोधक नहीं है। दूसरा, अब जैसे सेंटेंसेस को देखो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे मैं इस तरीके से ये बोल दूं, मैं आखा में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देखो मे से ये भी स्टार्ट हो रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मे से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन एंड किस पर होंगे, फुल स्टॉप पर। और मीनिंग क्या निकलेगा, इस तरीके से, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, है ना, इस तरीके से ये सब, ओके। तो अब यहाँ पे मे आई कम इन में मे का मतलब है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जब मैं बोल रहा हूँ आपसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो बताना क्या ये मैं कोई प्रे कर रहा हूँ या कर्ज कर रहा हूँ किसी को, नहीं, ये हमारा सिंपल एक क्वेश्चन है। जब ये सिंपल एक क्वेश्चन है तो दिस इज इंटरोगेटिव एंड दिस वन इज ऑप्टेटिव। आई होप दोनों बातें समझ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे, ओके। चलिए, तो अब जल्दी से अपना एक रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में दे रहा हूं, मे आई डिड नॉट गो देयर, फुल स्टॉप। आपको रिप्लाई करना है ऑप्टेटिव, जल्दी से रिप्लाई करना है भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस है या ये आपका इंटरोगेटिव है, फटाफट से रिप्लाई करें। ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। तो देखिए आप लोगों ने बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये ऑप्टेटिव बन गया है, तो ये तो हो गया ऑप्टेटिव। और अगर मैं इसको ये बोल दूं, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो ये कौन सा बना, इंटरोगेटिव, ओके। तो आप देखो जितना भी हम फर्स्ट जन से ये सबको जो भी हम विश कर रहे हैं,
जैसे मैंने आपको ये बोला विश यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, या आपने किसी को ये बोला हैप्पी बर्थडे, तो ये अपना क्या बन गए सारे, ये सब हमारे ऑप्टेटिव, एक मिनट बेटा, हाँ पी छोटा रह गया थोड़ा सा ना, हाँ ऑप्टेटिव हैप्पी बर्थडे। और नेक्स्ट अगला, जैसे किसी को आपने ये बोल दिया कि मे ही गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, ध्यान समझते रहिएगा। देखिए मे ही गो टू द डॉग्स, ईश्वर करे वो नरक में जाए, या दूसरा गो टू हेल भी हो सकता है। इसका मतलब होता है बर्बाद होना, टू बी डिस्ट्रॉयड। भगवान करे वह बर्बाद हो जाए, तो इस केस में आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, तो इस वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ गए होंगे मेरे छोटे भाई बहनों। आगे चलें, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट सेंटेंसेस में लास्ट सेंटेंस अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक सेंटेंस, मतलब वाक्य, है ना। थोड़ा हिंदी में भाई गड़बड़ हो जाए तो देख लेना, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो जो एक्सक्लेमेटरी होता है, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये बताते हैं अपनी सडन फीलिंग को। मन में अचानक से किसी चीज को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं अचानक, वो सारी चीजें हम बताते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको ये साइन मिलता है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सक्लेमेशन साइन। ओके गाइस, तो अब इसमें आप ये समझिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बनाने के लिए हम जनरली यूज करते हैं जैसे व्हाट, हाउ, अलास, हुर्रे, ब्रावो, ओ, ओके, जैसे इस तरीके से ये सब सेंटेंसेस में ओ, आ, ये सब हमारे वर्ड यूज होते हैं इस तरीके से। तो अचानक से मन में जो भी आपके अच्छा या बुरा जो भी आपके मन में आ रहा है, और अचानक से किसी चीज को देखकर आप भौचक्के हो जाएं, चौंक जाएं, तो उसको उस कंडीशन में हम कौन सा सेंटेंस लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे ये बोलते जाए व्हाट अ हॉरिबल मूवी, कितनी खौफनाक मूवी है, ओके, और ऐसे एक्सक्लेमेशन लगा दिया। तो इस चीज को हम बोलेंगे कि ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि हम उसे देखकर चौंक रहे हैं। जैसे आपने ये बोला कि हाउ डैशिंग, हाउ डैशिंग यू आर, आप कितने डैशिंग लग रहे हैं, हैंडसम, सुंदर। जैसे बोल दिया जाए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरीके से जो भी हम सेंटेंसेस को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सेकंड ये समझना, अगर आपसे ये पूछे इसको अंडरलाइन करके, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके आपसे पूछे तो इन वर्ड्स को आप बोलेंगे इंटरजेक्शन। क्या बोलेंगे, स्पेलिंग एरर है, इंजेक्शन हो गया भैया, हाँ कल लगा है ना मेरा इंजेक्शन, इस वजह से इंजेक्शन याद आ रहा है, इंटरजेक्शन। दूसरा इंटरजेक्शन, ये वर्ड्स माने जाएंगे। सेकंड, इन चीजों को और समझिए
कि अगर हमसे ये बोल रहा है कि ये वर्ड्स क्या है तो भाई साहब आंसर देना इंटरजेक्शन। ओके, अगर आपसे ये पूछ ले कि ये सेंटेंस कौन सा है तो बताना एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो वाक्य पूछ रहा है तो एक्सक्लेमेटरी है, और अगर इस वर्ड को अंडरलाइन करके पूछ ले तो बता देना भैया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, तो यहां तक बात समझ में आई। सेंटेंस में जैसे एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, अलास वी फील अगेन। दुख की बात है कि हम दोबारा फील हो गए। तो अलास दिखाता है दुख को मन में, है ना, जैसे हुर्रे दिखाता है खुशी को, ब्रावो दिखाता है शाबाश, इस तरीके से ओ दिखाता है सरप्राइज को। तो ये सब वर्ड्स हम अगर लगा रहे हैं और सेंटेंस को बना रहे हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दोस्तों पांचों तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने सीख लिए हैं। टोटल कितने होते हैं? 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी, तो सभी दोस्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार कुछ अच्छा करें। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, कि अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों को, अपने फ्रेंड में, सर्कल में जो भी हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। करें ना करें मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि क्लासेस कल से, आज कल थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं हो पाई, लेकिन होप सो कि रेगुलर अब रहेंगी कल से। क्लासेस को हम लोग अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इसके बाद में क्लासेस आपकी प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी पर चलेंगी रेगुलर। और दोस्तों को बताइए ओनली 199 में, जो स्टूडेंट अभी भी क्लास लेना चाहते हैं तो 199 में, ओनली 199 में आप क्लास ले सकते हैं। टोटल ये 5 मंथ्स का कोर्स रहेगा, और 5 महीने के इस कोर्स में आप लोगों को जीरो से हीरो बन जाएंगे आप इंग्लिश में, 0 to हीरो। इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और ग्रामर की क्लास कभी लेनी पड़ेगी। तो सबसे सस्ता, सबसे बेहतर है, तो ज्वाइन करें इंग्लिश बाय पवन सेंगर। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।